नमस्कार, जय हिंद। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं का इतिहास पढ़ रहे हैं। इस वीडियो से पहले हम इस चैप्टर से, जो कि कक्षा 12वीं के इतिहास की पहली पुस्तक भाग 1 का पाठ 2 अध्याय 2 है, राजा, किसान और नगर। और मूल रूप से यह चैप्टर, यह अध्याय मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश पर आधारित है। इसके अलावा कई राजवंशों, कई आरंभिक साम्राज्यों के बारे में भी इस चैप्टर में चर्चा की गई है, उनके विषय में बात की गई है। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं आज का इस चैप्टर का भाग 3। इससे पहले इस चैप्टर की 2 भाग हम अपलोड कर चुके हैं, जिनकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सुझाव मेरा यही रहेगा कि आप इस भाग को देखने से पहले इस चैप्टर, इस पाठ का भाग 1 और भाग 2 जरूर देखें, तभी आप इस भाग को, इस वीडियो को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का इतिहास, राजा, किसान और नगर, चैप्टर 2 पाठ 2। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक बहुत सारी बातें की। किसके बारे में? आरंभिक समाज के बारे में, आरंभिक समाज में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में, साथ ही मौर्य साम्राज्य और मगध के बारे में हमने गहन चर्चा की अभी तक की 2 भाग में, अभी तक के 2 पार्ट में। आज हम शुरू करने वाले हैं और आज के हमारे इस भाग 3 में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य का महत्व। महत्व। अब देखिए, यहाँ इस भाग में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य के महत्व की। सबसे पहले हम ये समझ लें कि मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश का शासनकाल भारत के करीब 4-5 हजार साल लंबे पुराने इतिहास में, इतना लंबे इतिहास में, इतने वृहद इतिहास में मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल मात्र 150 वर्ष का है। मात्र 150 वर्ष का है मौर्य साम्राज्य का इतिहास इस भारत के लंबे चौड़े इतिहास में। परंतु फिर भी मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल भारत के इतिहास में इतना महत्वपूर्ण, इतना विशेष क्यों बन गया, किन कारणों से बन गया, या फिर मौर्य साम्राज्य भारत के लिए, भारत के इतिहास के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसे समझ लेना, इसे जान लेना बहुत जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के इतिहास का महत्व, मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तो देखिए, यहाँ हम जब जैसे की बात कर रहे थे कि केवल 150 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य जो चला, उस मौर्य साम्राज्य का भारतीय इतिहास और भारत में बहुत ज्यादा महत्व है। उसके कारण क्या है, किन कारणों से मौर्य साम्राज्य को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ हम देखिए, सबसे पहले हमारे देश, हम यहाँ देख लें, एक तो हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था, तो अगर आप आज की शासन व्यवस्था को, आज के शासन तंत्र को देखें, तो हम पाएंगे कि मौर्य साम्राज्य के इस अध्याय को पढ़ते समय हमने जिन तत्वों के बारे में बात की है, आपको याद होगा, हमने बात की थी गण के बारे में और हमने बात की थी संघ के बारे में। गण और संघ लोगों के उस समूह को कहा जाता था जिनके द्वारा शासन किया जाता था। और आज की अगर शासन व्यवस्था में आप देखें तो आपको उसी तरह के सामूहिक शासन का, लोगों के समूह द्वारा, लोगों के ग्रुप द्वारा शासन किए जाने का तत्व देखने को मिलता है आज की शासन व्यवस्था में। और जहां हमने बात की थी मौर्यकालीन साम्राज्य की प्रशासन विशेषताओं की, वहां पर हमने बात की थी बहुत सारी समितियों की। और कहीं ना कहीं आज भी आपको शासन व्यवस्थाओं में उस तरह की समितियां, उस तरह के जो वर्ग हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे जनसंख्या समिति की बात हमने की थी, वैदेशिक समिति की बात की थी। आज भी हमारे पास जनगणना के तौर पर हमारे पास ऐसी समितियां हैं, या फिर विदेश मंत्रालय जैसी समितियां हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की शासन व्यवस्थाएं मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य से संबंधित हैं, वहां से ली गई हैं। इसीलिए भारतीय शासन व्यवस्था के लिहाज से मौर्य काल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 2 हम बात करें, हमारा राष्ट्रवादी आंदोलन। तो देखिए, हमारा राष्ट्रवादी आंदोलन, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन
जो कि 1947 तक चला। इस आंदोलन में जो आंदोलनकारी नेता थे, जो इस समय आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में, अपने प्रेरणादायक तत्व के रूप में मौर्य साम्राज्य और विशेषकर मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक को लिया, जिसने पूरे देश का एकीकरण, जिसने 16 महाजनपदों को संगठित करने का काम किया था। वहीं पर हम जहां बात कर रहे थे, आपने पढ़ा था वहां कि हमने बात की थी कि मौर्य साम्राज्य के 3 सबसे प्रभावशाली जो राजा रहे, कौन कौन। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य रहे, उनके बाद बिंदुसार, जिसकी हम बात कर चुके हैं, बिंदुसार, और उनके बाद उनके पुत्र अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने 16 में से 8 महाजनपदों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। उस 8 महाजनपदों से अपने साम्राज्य का विस्तार करके 10 महाजनपदों पर चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और सम्राट अशोक ने 16 के 16 महाजनपदों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, अपना शासन स्थापित कर लिया था। इसीलिए राष्ट्रीयवादी आंदोलन के दौरान हमारे राष्ट्रीयवादी नेताओं ने, आंदोलनकारी नेताओं ने अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में ये सम्राट अशोक को लिया, यानी कि मौर्य काल के तत्वों को लिया। उसके बाद हम बात करें इसी में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह भारत के लिए मौर्य काल का और मौर्य साम्राज्य का क्या महत्व है, इसे हम भारत के प्रतीक चिन्हों के रूप में भी जो है समझ सकते हैं। आप देखिए कि हमारे भारत का जो प्रतीक चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ जो कि मौर्य काल से लिया गया, जो कि शासन का, जो अशोक का शासनकाल था वहां से लिया गया। भारत का प्रतीक चिन्ह हमारा जो अशोक है, जो 4 सिंह वाला, 4 शेर वाला जो प्रतीक चिन्ह है, वो कहां से लिया गया? मौर्य काल से। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, उसमें अशोक चक्र आपने देखा होगा। अशोक चक्र कहां से लिया गया? मौर्य काल से। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में भी आपको मौर्य साम्राज्य और मौर्य काल की छाप देखने को मिलती है, उसकी कहीं न कहीं परछाइयां देखने को मिलती हैं। इसीलिए मौर्य साम्राज्य भारत के लिए, वर्तमान भारत के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जिसे हम इन 3 बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम बात करने वाले हैं, जहां तक हमने बात की मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के बारे में और मगध के बारे में। अब हम चलते हैं कुछ और चीजें जो इसी काल की 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के काल से संबंधित हैं। और यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। राजधर्म के सिद्धांत, और इसमें हम बात करने वाले हैं दक्षिण के राजा और सरदार। तो देखिए, हम ये बात करने वाले एक और, जहां हमने बात की उत्तरी जो है भारत के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली शासन तंत्र के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान रखें कि क्योंकि मौर्य साम्राज्य का नियंत्रण मगध यानी के बिहार से लेकर और अफगानिस्तान तक के क्षेत्रों तक विस्तृत होने के प्रमाण मिलते हैं, वहां तक भी मौर्य साम्राज्य का नियंत्रण होने की बात कही जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये और तथ्य सामने आता है कि इतने बड़े भूभाग पर और इतने विविधतापूर्ण भूभाग पर एक समान शासन तंत्र, एक समान शासन प्रणाली लागू होने पर कई बार इतिहासकारों को संदेह होता है। और इस संदेह की स्पष्टता के साथ इतिहासकारों का मानना यह है कि शायद मौर्य साम्राज्य के काल में भी जो क्षेत्रीय शासन था, क्षेत्रीय नियंत्रण था, वो अलग अलग लोगों के हाथों में रहा हो, लेकिन जो साम्राज्य था उसका निर्धारक, उसका कह सकते हैं कि उसकी समझ शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में, यानी मौर्य साम्राज्य के राजाओं के हाथों में रही हूं। इस बात की चर्चा अक्सर जो है इस रूप में की जाती है। आगे हम बात करें राजधर्म के नवीन सिद्धांत। एक तरफ जहां
उत्तर भारत का सबसे प्रभावशाली शासन मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश की हम बात कर रहे थे। इससे अलग हटकर कुछ और जो है नवीन सिद्धांत राजधर्म के, शासन व्यवस्थाओं के, शासन तंत्र के, हम उनकी बात कर रहे हैं। और इसमें जिक्र आता है दक्षिण भारत का, तो यहाँ हम दक्षिण भारत के सरदारों की और राजाओं की बात करने वाले हैं। किस समय में? इसी कालखंड में, इसी समय में दक्षिण के शासकीय तंत्र की, दक्षिण के राजाओं के, सरदारों के क्या तंत्र थे, क्या व्यवस्थाएं थी, उनकी यहाँ हम बात करने वाले हैं। दक्षिण भारत के बारे में जिक्र करते समय हम देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण तौर पर कुछ जो इलाकों के नाम आता है। दक्कन की बात करें, दक्कन की बात करें या उड़ीसा तक की बात करें, उड़ीसा या तमिलकम, तमिलकम इत्यादि क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र उस समय पर दक्षिण जो क्षेत्र भारतीय था उस समय के उस क्षेत्र में आया करते थे। और जिनमें से महत्वपूर्ण तौर पर आजकल हम बात करें तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश इत्यादि क्षेत्र आपको इस जो है एरिया में देखने को मिलेंगे। यहां मुख्य रूप से चोल वंश, चेर वंश, और पांड्य वंश इत्यादि, चोल वंश, शेर वंश, पांड्य वंश इत्यादि का शासन हमें देखने को मिलता है दक्षिण भारत के प्रमुख और जो है महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। इन राजवंशों का, इन कुलों का जो नियंत्रण दक्षिण भारत में रहा वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के साथ ही प्रारंभ हुआ था, जिनका उल्लेख दक्षिण भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ संगम ग्रंथ में हमें मिलता है। संगम साहित्य या संगम ग्रंथ इसके नाम से इसे जाना जाता है। संगम साहित्य कह लें या संगम ग्रंथ कह लें, इस नाम से इस ग्रंथ को नाम जाना जाता है जो कि तमिल भाषा में लिखित है। संगम ग्रंथ जो कि संगम साहित्य जो कि तमिल भाषा में लिखित है। दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में संगम साहित्य, संगम ग्रंथ को महत्व दिया गया। जिस तरह का महत्व उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में, उत्तर भारत की शासकीय व्यवस्थाओं के बारे में हमें मनुस्मृति या और अन्य पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, पौराणिक साक्ष्यों में मिलता है। यहाँ हम बात करते हैं दक्षिण के राजाओं की और सरदारों की। इसमें एक चीज जो हमें बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण है उसकी हम बात करें, सरदार और उनकी सरदारी। सरदार जिस तरह उत्तर भारत में एक बड़े भूभाग क्षेत्र पर शासन करने वाले व्यक्ति को, एक बहुत बड़े समूह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को राजा कहा जाता था, दक्षिण में उन्हें ही सरदार के नाम से संबोधित कहा जाता था। और सरदार का अधिकार क्षेत्र यानी सरदार का नियंत्रण क्षेत्र जहां तक भी होगा उसे कहा जाता था सरदारी। सरदार का नियंत्रण क्षेत्र सरदारी। सरदार का जहां तक अधिकार होगा, जैसे जमींदार का अधिकार क्षेत्र जो होगा उसे जमींदारी कहते हैं, वैसे ही सरदार मतलब एक बहुत बड़े समूह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, सरदार का जो अधिकार क्षेत्र था उसे सरदारी कहा जाता था। अगर हम बात करें सरदार के कर्तव्यों की या उसके जिम्मेदारियों की, उसके महत्व की, उसकी कार्यप्रणाली की, तो ध्यान दें उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में जो शासक वर्ग के लोग थे वो सरदार कहे जाते थे, उन्हें सरदार कहा जाता था। और ये जो सरदार थे वो उनका पद, सरदारों का जो पद था वो वंशानुगत हो भी सकता था और नहीं भी, वंशानुगत हो भी सकता था या नहीं भी। यानी कि जो सरदार होगा, सरदार का पुत्र अगर वंशानुगत यानी कि जो राजा है, मतलब जो सरदार है, सरदार का जो पद है वो वंशानुगत हो भी सकता है या नहीं भी। अगर सरदार का बेटा या उसका बेटा अगर योग्य है तो वो सरदार बन सकता है, लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं था, ऐसा जरूरी नहीं था कि सरदार का पद वंशानुगत ही होगा। साथ ही जो सरदार थे वो उत्तर भारत के राजाओं की अपेक्षा, राजा जो दक्षिण भारत के थे वो अपने प्रजा के लोगों से, अपने जो क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों से कर वसूला करते थे। इसकी अपेक्षा ये लोग अपने लोगों से भेंट वसूला करते थे, भेंट स्वीकार करते थे और भेंट में मिली हुई प्रत्येक वस्तु को, भेंट में मिली हुई हर चीज को वो अपने समर्थकों और अपने साथियों में बांट दिया करते थे। तो कुछ एक बातें जो सरदारों को उत्तर भारत के राजाओं से अलग करती हैं। पहली बात, राजाओं का पद वंशानुगत होना ही अनिवार्य था, जबकि सरदार का पद वंशानुगत हो भी सकता था और नहीं भी।
और आगे ये जो लोग थे वो राजस्व वसूलने की बजाय, वो कर वसूलने की बजाय अपने लोगों से भेंट स्वीकार किया करते थे और जो भेंट देने वाले के जो है इच्छा पर निर्भर करती थी। साथ ही भेंट में प्राप्त होने वाली चीजों को, भेंट में प्राप्त होने वाली हर एक चीज को सरदार अपने समर्थकों में, अपने लोगों में बांट दिया करता था। इसके अलावा सरदार के पास जो सेनाएं हुआ करती थी, इन सेनाओं में सरदार के अपने स्वयं के सगे संबंधी, अपने खानदान के लोग ही हुआ करते थे, जो बिना किसी वेतन भत्ते के अपने सरदार का समर्थन, उसके युद्ध अभियानों में, उसकी गतिविधियों में सहयोग किया करते थे। इस तरह दक्षिण भारत के सरदारों का उल्लेख हमें पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जो कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के काल के संबंध में ही संबंधित है। तो यहाँ हम जो बात कर रहे थे दक्षिण भारत के नवीन सिद्धांतों की, इसमें मूल रूप से हम देख लें कि दक्षिण के राजा और सरदार, उनकी कार्य प्रणाली किस तरह की थी, और कुछ वंश जो महत्वपूर्ण थे, जिनकी शुरुआत, इनके शासन की शुरुआत जो है जो 600 ईस्वी पूर्व में होती है, और कुछ अन्य जो राजवंशों के बारे में, कुछ अन्य वंशों के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो दक्षिण भारत के शासन से संबंधित हैं। इसी वीडियो में, इसी पार्ट में हम यहाँ देख लें, संगम साहित्य में भी दक्षिण भारत के, या फिर कहने कि मध्य और पश्चिम भारत में शासन करने वाले, जिसने करीब 2 शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक शासन किया, सातवाहन वंश का भी जिक्र है, और साथ ही जिक्र है शक वंश का भी। शक वंश और सातवाहन वंश के बारे में भी उल्लेख जो है हमें संगम साहित्य में मिलता है कि जिनकी शासन व्यवस्थाएं दक्षिण भारत की शासन व्यवस्थाओं के समान ही थी, उन्हीं के समरूप थी। सातवाहन वंश के बारे में हम अध्याय 3 में विस्तार से पढ़ेंगे भी, उनकी शासन प्रणाली के बारे में, उनके शासन तंत्र के बारे में हम थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन बाकी जो राजवंश दक्षिण भारत के यहाँ जिनकी हमने बात की है, चोल वंश, चेर वंश, पांड्य वंश और शक वंश, इनके बारे में कक्षा 12वीं में विस्तृत तौर पर ज्यादा जानकारियां नहीं है, जो कि आपको उच्च स्तर पर पढ़ने को मिलेंगी। तो इसके बाद हमें जान लेना है, यहां हम राजधर्म के नवीन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। देखिए, दक्षिण भारत के साथ साथ यहाँ एक और चीज कि उत्तर भारत के शासक हों या दक्षिण भारत के शासक हों, इन राजाओं ने स्वयं को हमेशा ही दैविक राजा के तौर पर, दैविक जो है शासक के तौर पर दर्शाने की बहुत सारी कोशिशें की हैं। तो यहां हमारा टॉपिक आता है दैविक राजा। दैविक राजा, देखिए, काल कोई भी रहा हो, समय कोई भी रहा हो, किसी भी राजवंश के शासक रहे हों, उन्होंने अपने आप को हमेशा देवताओं से जुड़ा हुआ, हमेशा देवताओं की तुलना में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और ऐसा करने के पीछे उनके उद्देश्य हमेशा से ये रहे होंगे कि वो अपने साम्राज्य को, अपने शासन को, अपने अधिकारों को तर्क संगत और न्याय संगत जो है साबित करना चाहते होंगे। तो यहाँ हमारे पास अब जो टॉपिक हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है दैविक राजा। देखिए, जितने भी राजवंशों की हम अभी बात कर रहे हैं 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के बारे में, उन राजवंशों में क्या था कि कुछ माध्यमों से, कुछ तरीकों से क्या किया कि अपने आप को दैविक या देवताओं से जुड़ा हुआ या फिर जनता के प्रति बहुत ज्यादा हितैषी बताने की कोशिश की गई। और वैसा करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, इस तरह की कोशिशों में जो है हमेशा जो बात की जाती है, सबसे पहले हम बात करें अभिलेखों की। अभिलेखों की, जैसे कि अभिलेखों की हमने पहले ही बात की थी कि मौर्य काल के बारे में जानकारी देने वाले सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में हम अभिलेखों की बात करते हैं। अभिलेखों की जब हम बात करें तो किस प्रकार अभिलेखों को शासकों ने अपने आप को देवताओं से जुड़ा हुआ, देवताओं से संबंध बताने के लिए इस्तेमाल किया। तो कई सारे जो है अभिलेखों पर किसी राजा की उपाधि जो है वो किस रूप में जो है उसकी जो है व्याख्या किस रूप में की गई थी, किसी न किसी देवताओं के साथ जोड़ने के साथ। जैसा कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि दक्षिण भारत के कई शासकों ने अपने आप को देवपुत्र के रूप में भी वर्णित किया था। अपने नाम की जो उपाधि, या अपने कह सकते हैं अपने नाम के स्थान पर देवपुत्र की उपाधि जो है उन्होंने इस्तेमाल की थी, जिससे कि जो उनकी प्रजा के लोग हैं, उनके जो शासन मत के लोग हैं, वो उन्हें देवताओं से जुड़ा हुआ माने और उनके आदेशों, उनके शासन का महत्व समझें।
दूसरी जो बात यहाँ पर ली जाती है कि क्या उपाय अपनाया शासकों ने अपने आप को देवताओं से जुड़ा बताने के लिए। पहली चीज अभिलेखों द्वारा, दूसरी सिक्कों के द्वारा। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि आरंभिक काल में सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो चुका था और इन सिक्कों पर, धातुओं के सिक्कों पर राजा का नाम और चित्र छपा होता था। अधिकांश सिक्के इस काल से ऐसे मिलते हैं जिन पर सिक्के के एक ओर राजा का चित्र और सिक्के के दूसरी ओर किसी न किसी देवता का चित्र जो छपा जाता था, जिससे कि देवताओं को या कहने की राजाओं को देवताओं की तुलना में बताया गया था। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम जब सिक्कों की बात करते हैं तो नाम आता है कुषाण वंश का। हम कुषाण वंश के राजाओं की बात करते हैं तो कुषाण वंश के राजाओं ने, और यहां देखें कि कुषाण वंश के राजाओं ने, और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन, सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था, तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन कुषाण वंश के राजाओं ने किया था। और कुषाण वंश के राजा कनिष्क के काल पर, कनिष्क। तो यहाँ हम देखें सिक्कों की जब बात करें तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन जो है प्रारंभ करने वाले कौन, कुषाण वंश के राजा कनिष्क थे। और इस प्रकार सिक्के जो हैं वो कह सकते हैं कि दैविक राजा दर्शाने के स्वयं को बहुत ही कहते हैं प्रभावी एक कारक माने जाते हैं। इसके बाद हम बात करें मूर्तियों की। मूर्तियां तो हम देखते हैं आमतौर पर शासकों द्वारा अपनी मूर्तियों के माध्यम से स्वयं को देवतुल्य, स्वयं को देवताओं का अवतार या देवताओं का रूप दर्शाने की कोशिश की जाती थी। और इस तरह की मूर्तियां, यहाँ जब हम बात करें कुषाण वंश की बात करें, कुषाण वंश यहाँ देखिए मौर्य काल के अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं वो मौर्य काल से सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं। और सिक्कों की जब बात करें उसका संदर्भ हम ले रहे हैं कुषाण वंश और कुषाण वंश के राजा कनिष्क से। यहाँ बात कर रहे थे मूर्तियों की, तो मूर्तियों की बात करते समय हम ये ध्यान रखें कि जब मूर्तियों के माध्यम से जो राजा थे वो स्वयं को देवतुल्य, देवताओं के अवतार या देवताओं से जुड़ा हुआ बताते थे, तो उसमें देखिए मथुरा से एक जो मूर्ति प्राप्त हुई जिसमें राजा को, मथुरा से एक मूर्ति प्राप्त हुई जिसमें राजा को देवतुल्य दर्शाया गया था। और ऐसी एक मूर्ति कुषाण वंश के समय की या कुषाण वंश के शासकों द्वारा अफगानिस्तान में भी बनाई गई थी। अफगानिस्तान में भी ऐसी ही मूर्ति पाई गई। तो मूर्तियों के माध्यम से शासक वर्ग के लोग थे, जो राजा थे, वो स्वयं को देवतुल्य या देवताओं से जुड़ा हुआ बताते थे। और ये मूर्तियां जिनकी हम बात कर रहे थे मथुरा और अफगानिस्तान, ये भी हमें कुषाण वंश के काल से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा इतिहासकार ये भी मानते हैं कि भूमिदान के माध्यम से, भूमिदान के द्वारा भी राजा स्वयं को देवताओं से जुड़ा हुआ दैविक दर्शाते थे। किसके माध्यम से? भूमिदान के माध्यम से। आमतौर पर भूमिदान के प्रमाण बहुत ज्यादा हमें ऐतिहासिक साक्ष्यों से, अभिलेखों से या फिर दूसरे जो कह सकते हैं ताम्रपत्र इत्यादि जो साक्ष्य हैं उनसे देखने को मिलते हैं। और यहाँ भूमि के माध्यम से, भूमिदान के माध्यम से भी जो शासक वर्ग के लोग थे वो स्वयं को दैविक राजा दर्शाते थे, दैवतुल्य दर्शाते थे। जब हम भूमि की बात करते हैं तो भूमिदान के लिए जो यहाँ आमतौर पर हमें ऐतिहासिक साक्ष्यों से अत्यधिक भूमिदान किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। यह भूमिदान कभी कभार छोटे छोटे टुकड़ों में भी हुआ करता था। तो कई बार ये भूमिदान की जो साक्ष्य मिलते हैं वो भूमि के बड़े टुकड़ों, भूमि के बड़े क्षेत्रों के दान किए जाने के भी वर्णन मिलते हैं, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ भूमिदान को लेकर एक और जहाँ ये मान्यता है, ये माना जाता है, इतिहासकारों ने ये माना कि इतिहासकार स्वयं को दैविक दर्शाने के लिए, देवतुल्य, देवताओं से जुड़ा हुआ बताने के लिए भूमिदान का सहारा लिया। वहीं कुछ और जो इतिहासकार हैं उनके बीच प्रतिद्वंदिता है, यहाँ पर कह सकते हैं कि विचार विरोध है इस बात को लेकर कि भूमिदान जो है प्रारंभिक काल में क्यों किया जाता होगा। कुछ जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि राजाओं द्वारा, शासकों द्वारा भूमिदान किए जाने के पीछे कारण यह था कि वे स्वयं को अपनी प्रजा का हितैषी, अपनी प्रजा का जो है सुखचिंतक दर्शाना चाहते थे। और कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है कि शासक अपनी भूमि, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कि जब भी वो अपने साम्राज्य को कमजोर पड़ता देखते थे तो भूमिदान के माध्यम से अपने साम्राज्य को मजबूत करने के प्रयास किया करते थे। कई स्थानों पर भूमिदान के जो प्रमाण, कई साक्ष्यों में तो भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। उसके हिसाब से इतिहासकार यह भी अनुमान लगाते हैं कि भूमिदान
जो एक विधि थी, एक तरीका था, उसके माध्यम से राजा, शासक वर्ग के लोग अपने साम्राज्य का विस्तार भी करते हो। राजा द्वारा अपने आप को दैविक दर्शाने के प्रयास भूमि दान के माध्यम से हुए और आमतौर पर इस तरह के भूमि दान के प्रमाण हमें ऐतिहासिक साक्ष्यों से, अभिलेखों से, कई तरह के दानदाता जो है दानात्मक सूचियों से, दानात्मक अभिलेखों से भी प्राप्त हो। दानात्मक का अर्थ होता है कि जिसमें दान दिए जाने का उल्लेख हो, जिसमें दान किए जाने की बात कही गई हो। यहाँ एक और बात हम ध्यान रखें, एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नाम है अग्रहार। अग्रहार एक शब्द है और अग्रहार शब्द की परिभाषा, अग्रहार क्या है, इस शब्द के बारे में कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। अग्रहार भूमि के उस टुकड़े को कहा जाता था, अग्रहार भूमि के उस टुकड़े को कहा जाता था जिसे शासकों द्वारा ब्राह्मणों को या पुरोहितों को दान में दिया जाता था। ब्राह्मणों को या पुरोहितों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था, जो भूमि शासकों के द्वारा दान की जाती थी। तो अग्रहार का भी शब्द का हमने परिभाषा देख ली। यहाँ हम भूमि दान के साथ जो है यहाँ इस टॉपिक को खत्म करें और यहाँ हम बात कर रहे थे कि शासक वर्ग के लोग, राजा स्वयं को दैविक दर्शाने के लिए कौन कौन से प्रयास करते थे। वहां हम इन 4 बिंदुओं की बात करेंगे। इसी भाग में मैं आपको कुछ और चीजें जो महत्वपूर्ण है और बता दूं, जिनकी बात अभी तक हमने नहीं की है, या कुछ शब्द हैं जिनकी परिभाषाएं कई बार, जैसे कि हमने बात की थी अग्रहार की, कि अग्रहार का मतलब था भूमि का वह टुकड़ा जो शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। अब मैं यही कुछ और शब्द लिखूं। एक शब्द है आहत। आहत, आहत की परिभाषा परीक्षाओं में कई बार पूछ ली जाती है। आहत वह सिक्के थे जिन पर राजा का नाम या चित्र खोदकर या उकेर कर लिखा जाता था, ऐसे सिक्कों को आहत कहा जाता था। अगर आप उदाहरण के तौर पर लें कि आजकल हमारे जो सिक्के हैं जिन पर कुछ भी चीज लिखी गई है, जो चित्र छापे गए हैं, वो उकेर कर या उभार कर लिखे गए हैं, खोद कर लिखे गए हैं, उन सिक्कों को आहत कहा जाता था। एक चीज है आहत। और एक जो चीज हम पीछे बात कर आए हैं, वहां पर है अशोक का धम। कई बार परीक्षाओं में सीधा सीधा पूछा गया कि अशोक के धम से आप क्या समझते हैं, अशोक का धम की विशेषताएं क्या थी। तो यहाँ एक बार हम देखें धम, ध्यान रखें कि यहाँ पर अशोक का धम है, धर्म नहीं है। कई बार बच्चे इसे धर्म पढ़ते हैं, ये धर्म नहीं धम है। धम शब्द का मतलब होता है ज्ञान, धम शब्द का मतलब है ज्ञान। तो यहाँ अशोक के धम की बात कई बार की गई है। ध्यान रखिए, अशोक जो एक सबसे अधिक जो शक्तिशाली शासक माने गए, जिसके अनुसार बौद्ध धर्म, जैन धर्म के साक्ष्य, जितने भी लिखित साक्ष्य हैं, उनमें कई बार वर्णन किया गया कि अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली, सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रसिद्ध राजा थे। उनमें कई बार जिक्र अशोक के धम का भी आया। अशोक का धम क्या था? सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म की अपनाई गई शिक्षाओं को अशोक का धम कहा जाता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं, जो ज्ञान अपनाया, उसे कहा गया अशोक का धम, जिसमें पुरोहितों और ब्राह्मणों का सम्मान करना, समाज के सभी वर्गों का सम्मान करना, सभी लोगों के हितों में कार्य करना, इस तरह की शिक्षाएं महत्वपूर्ण थी अशोक के धम में। साथ ही साथ अशोक के शासनकाल में, सम्राट अशोक के शासनकाल में, इस अशोक के जो अशोक का धम था, मतलब अशोक का ज्ञान था, इसका प्रचार साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में करने के लिए कुछ अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती, जिसे महामात्य कहा जाता था। महामात्य, जिसे महामात्य उस व्यक्ति को कहा जाता था कि जो कि अशोक की शिक्षाओं, अशोक के धर्म का प्रचार करते थे। यहाँ हमने बात की थी आहत किसे कहते हैं, अशोक का धर्म क्या था, और महामात्य उस व्यक्ति को कहा जाता था कि जो अशोक के धर्म, अशोक की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार उनके साम्राज्य में करते थे। इसके लिए इनकी नियुक्ति, महामात्य की नियुक्ति की जाती थी। अग्रसार, आहत और अशोक का धर्म इत्यादि यहाँ हमने बात कर ली। कई बार जो है परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि पांडुलिपि या अभिलेख या इतिहास को पढ़ते समय हमें इन शब्दों की बहुत ही अच्छी तरह जानकारी हो कि हम पांडुलिपि या अभिलेख इत्यादि को समझ सकें। तो अभिलेखों की जैसे हमने पहले भी बात की थी, और यहाँ इस वीडियो में मैं एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि अभिलेख किन्हें कहा गया। अभिलेख किसी भी पत्थर पर या धातु पर उकेर कर या खोद कर लिखी गई जो है साक्ष्य को, किसी भी ऐसे तत्व को अभिलेख कहा गया। अभिलेख जो है
मूल रूप से या कहें कि अधिकांश तौर पर मौर्य काल से प्राप्त होते हैं और मौर्य काल में भी सम्राट अशोक के काल से प्राप्त होते हैं। इन अभिलेखों पर सम्राट अशोक के जो कह सकते हैं कि उनके उद्देश्य या उनके आदेश थे उनके अधिकारियों के लिए और प्रजा के लिए, उन सभी को पॉलिश किए हुए स्तंभों पर, पत्थरों पर लिखा गया था, जो अभिलेख कहलाए। अभिलेख की बात कर ली पांडुलिपियों की, आप पिछले कक्षाओं में पढ़कर आए हैं और यहाँ मैं फिर से एक बात, पांडुलिपि क्या होती है? ताम्रपत्र या भोजपत्र या ताड़पत्र पर लिखी गई बातों को, हस्तलिखित बातों को पांडुलिपियां कहा जाता है। हाथ से लिखी गई चीजों को पांडुलिपियां कहा जाता है। तो यहाँ हम इस अध्याय में पढ़ते समय इन शब्दों से भी अपनी जो है जान पहचान रखें और यहाँ हम इस भाग में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आगे की चीजें हम अपने अगले भाग में करने वाले हैं। ये वीडियो इस चैप्टर का भाग 3 है और इसके बाद भाग 4 आपको अगले वीडियो मिलेगा। सभी वीडियो के सभी जो भाग हैं वो आप एक क्रम में देखें, तभी अध्याय को, तभी चैप्टर को समझने में आपको आसानी होगी। और इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।